बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, काउंटर नैरेटिव, भारतीय अज़ाइम, अफ़गान सरजमीन और हमारा जवाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज एपीएमएल के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ से। फटीचर और रेलू कट्टा, ये दो अल्फाज इमरान खान की मेहरबानी से हर खास आम में मकबूल हो गए हैं। अपने तौर पे हर कोई इसकी तशरीह कर रहा है। अब तो लोगों को उस खानदानी, समाजी, माशरती और सियासी माहौल में भी फटीचर और रेलू कट्टे नजर आने लगे हैं, जो लीडर्स के आगे पीछे घूमकर अब उनकी हाँ में हाँ मिलाकर हर बात पर वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह के नारे बुलंद करके खुद भी लीडर बन जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सुनने, देखने और पढ़ने वाला बगैर पूछे फटीचर और रेलू कट्टा का मतलब समझ जाता है। बहरहाल एक पुरानी कहावत है कि जो बोगे वही काटोगे, और अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमें बताया है कि आज जो लोग मुख्तलिफ नामों से दहशतगर्दी कर रहे हैं, मजहब के नाम पर खुद कुछ हमले कर रहे हैं, रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, हाथों में बंदूक उठाए शिकारी बने मासूम अवाम का शिकार कर रहे हैं, दरअसल वो खुद रियासत की पैदावार हैं। उनकी ये तरबियत तो रियासत ने खुद की है। उनके हाथों में बंदूक 30 साल पहले खुद रियासत ने, रियासती इदारों ने थमाई है। यानी अच्छे सच्चे खरे और मियां साहब के चहीते वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के नजदीक आज जो भी है ये सब माजी की गलतियों का खुमियाजा और कुफारा है। तो सवाल यह है कि इतनी अहम बात ख्वाजा आसिफ को अब याद क्यों आई, या उनके ख्याल में यही इस इजहार ख्याल का मुनासिब वक्त है। सवाल यह भी है कि इस बात की सजा किसको मिलना चाहिए और क्या गारंटी है कि अब ये माइंडसेट खत्म हो गया है, अब मकासद के हुसूल के लिए ये सिलसिला दोबारा कभी शुरू नहीं होगा। सवाल यह भी है कि बंदूक थमाने वाली रियासत बंदूक वापस क्यों नहीं ले पा रही, क्यों वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उलमाए कराम से मुअस्सर बयानिए की दरख्वास्त कर रहे हैं, और क्यों एक जमाने में मुस्लिम लीग नून को ये बंदूक उठाने वाले अपने नजरियाती इत्तेहादी नजर आ रहे थे। इस बारे में आज हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि अफगानिस्तान और भारत के लिए मुअस्सर जवाब क्या होना चाहिए। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सदर और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, और सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने टाइम निकाला। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बात जरा यहाँ से शुरू करते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, और वो ये कहते हैं कि जिन दहशतगर्दों के निशाने पर आज हमारा मुल्क है, 30 साल पहले रियासत ने ही इन्हें बंदूक थमा दी थी। उस वक्त अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये बंदूकें हम पर ही तानी जाएंगी और उनसे जो आग निकलेगी उनसे हमारा ही घर जलेगा। जनरल साहब, ख्वाजा आसिफ के जो ये अल्फाज हैं, क्या आप इनसे इत्तेफाक करते हैं, चूंकि ये तो रियासत के खिलाफ ही चार्जशीट है? ये मतलब ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट है। मुझे समझ नहीं है कि पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल गलत टाइमिंग इसकी बहुत ही गलत है। जब हम हिंदुस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी हम फेस कर रहे हैं और सेपरेटिज्म बलूचिस्तान में हो रही है और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगा हुआ है, इधर लश्करी जंगवी के साथ उनका मेल मिलाप है, ऐसे मौके पे उनसे निमटना है हमने। और ये जो हम अपनी वॉशिंग ऑफ आवर डर्टी लिनन जिसे कहते हैं पब्लिक में उठाकर हिंदुस्तान भी सुन रहा है, क्या बात कर रहे हैं। और अब इनके बयान के बारे में, हाँ जी, 79 में जब सोवियत यूनियन आया था, यस, मुजाहिदीन यहाँ लाए गए थे और उनको आम किया गया था उनसे लड़ने के लिए, वो हमारे हक में बात थी। वरना वो सोवियत यूनियन के इरादे तो ये थे कि पाकिस्तान को बैल्कनाइज करें और समंदर की तरफ जाए, बलूचिस्तान और फ्रंटियर को वो लेना चाह रहे थे। तो ये तो उसके में तो बहुत अच्छा एक फैसला था। उसके बाद 90s में ये जो जब ये ख़त्म सोवियत यूनियन डिफीट हुई है, उसके बाद
जो सारा कुछ हुआ है उसके तो ये खुद प्राइम मिनिस्टर 2 दफा थे नवाज शरीफ साहब। अब तालिबान आए हैं 1996 में, अब उनको मुकाबला उनका था नॉर्दर्न अलायंस के साथ। अब नॉर्दर्न अलायंस वर्सेस तालिबान हो रहा था। अगर पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था वो तो यही खुद ही कर रहे थे, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये खुद ही कर रहे थे। 90s में यही था सिलसिला। एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस जिसमें हज़ारा, ताजिक और उज़्बेक्स थे, दूसरी तरफ तालिबान ये थे। सर क्या हम सही समझ रहे हैं कि क्या ख्वाजा आसिफ ये कहना चाह रहे हैं कि रियासत ने अपने मकासद के तहत ऐसे लोगों को खड़ा किया और अब रियासत के जो मकासद हैं वो बदल गए हैं, लिहाजा अब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, या ये समझाना चाह रहे हैं कि बंदर के हाथ में उसरा देकर अब हमसे वापस नहीं लिया जा रहा है? और ये कैसे वजीर दिफा हैं जो बगैर सोचे समझे इस तरह की बात कर रहे हैं? सर ये क्या चाहते हैं? इनको नहीं पता मुश्किलात हमारे लिए खड़ी होंगी? और क्या ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत का इजहार है ये अल्फाज? नहीं, बिल्कुल गलत किस्म के अल्फाज हैं। हर मौके के मुताबिक गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है और उस पॉलिसी के मुताबिक फौज भी चल रही होती है और एक्सटर्नल जो हमारी रवैया जो होता है रीजन में या इंटरनेशनली वो उसके मुताबिक चलता है। और वो चल रहा था और ठीक ही चल रहा था पूरे। अगर आप देखें जाए 79 ऑनबोर्ड जो फैसले हमने किए उस वक्त के लिहाज से मौजू थे। अब इन बातों को छोड़ें ना। अब सवाल ये है कि अब तो हमने डिफरेंशिएट करना है कि असली टेररिस्ट कौन है और कुछ, क्योंकि कश्मीर में कुछ लोग मुलव्वस, कुछ कश्मीर में भी इन्वॉल्व हैं जो वॉलंटरी बेसिस पे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके खुद चले जाते हैं, वहाँ इंडियन आर्मी से लड़ते हैं, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं। सवाल ये है कि वो मुजाहिदीन हैं या दहशतगर्द हैं, इसमें डिफरेंशिएट करें आप। असली दहशतगर्द तो अंदर जो बैठा हुआ है, जो तहरीक ये टीटीपी के साथ मिला हुआ है और उन लोगों के कुछ लिंक्स इनके अपने अंदरूनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के कुछ लोग जो उनसे मिल मिलाप कर रहे हैं और उनको बैकअप करते हैं, उनकी बातें करें, ये उनको पकड़े, वो हैं असली दहशतगर्द जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। सर आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उनकी बात करना इसलिए अब जरूरी है ना क्योंकि ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और हम उन्हीं के बयानात पे बात कर रहे हैं और इत्तेफाक से इनका नाम ख्वाजा आसिफ है, तो बात तो करना इस पर जरूरी है। और आप तो कहते हैं ना सबसे पहले पाकिस्तान। अभी जो हमने मुश्किल की बात की है सर, देखें एक जानिब ये बयानात और दूसरी जानिब अभी परसों अमरीकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है जिसमें अमरीकी सदर से ये पूछा गया है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है या नहीं करता और अमरीकी सदर को इसका 90 डेज में जवाब देना है। तो एक तरफ ये बिल जो अमरीकी कांग्रेस में पेश हुआ, एक तरफ इस तरह के बयानात, ये कितना मसला हमारे लिए खड़ा कर सकते हैं, ये कितना इस सूरत हाल को खराब कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। हमें इस वक्त हमें कंसोलिडेट इंटरनली करना चाहिए और फिर ये जो एक्सटर्नल इश्यूज जो हमारे ऊपर दबाव डाल रही हैं, जो जिसमें अमेरिका की आपने बात कर दी है और ऊपर से यहाँ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलके जो हमारे खिलाफ हो रहा है, इसको एड्रेस करें। और अफगानिस्तान में जो गलत फहमियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से अमेरिका हमसे नाराज है, उन गलत फहमियों की वजह से उनको सॉल्व करें, उनको एड्रेस करें और सॉल्व करें। तो ये बातें हैं और ये जो जिस तरीके की वो बयान दिया है उन्होंने, इससे तो वो और ज्यादा खराब होता है। मतलब आप उधर बता रहे हैं कि हाँ हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करने हैं और हमारी रियासत को भी हम खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं जरा आगे चलूंगी लेकिन एक बात और उस पर आपका कमेंट जरूरी है चूंकि वो भी ख्वाजा आसिफ ने की है और वो ये कहते हैं कि एक दिन ऐसे लोगों को सजा देने के लिए हमें कानून साजी करना पड़ेगी। सर अगर इनका अज़्म इतना पक्का है तो आपके ख्याल में क्या बंदूक उठाने वालों को सजा देना चाहिए, बंदूक थमाने वालों को सजा देना चाहिए या दोनों को? ये पता नहीं है किसकी असल में ये ढकी छुपी बात करते हैं, खुल के बात करें, किसकी बात कर रहे हैं ये जिसको सजा देंगे? मुझे लग रहा है ये फिर वही डिफेंस मिनिस्टर है और ये फौज के खिलाफ बोल रहे होते हैं। ये अजीब ही डिफेंस मिनिस्टर आप समझ गए सर, तो फौज के खिलाफ बोलते हैं। तो इनको ये पता नहीं क्या स्टेटमेंट है, ये कंफ्यूज स्टेटमेंट है। ठीक, तो इट्स अ अच्छा सर आपने ये कहा, और अगर ये स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर होते हुए अभी भी ये फौजी के पीछे कर रहे हैं तो बड़े अफसोसनाक बात है।
ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने कहा और लोग भी ये बात करते हैं कि भारत को उसी की जबान में जवाब देना चाहिए, यानी कि भारत को जवाब प्रॉक्सीज के जरिए देना चाहिए। तो अगर प्रॉक्सीज के जरिए जवाब दिया जाता है तो आपके ख्याल में क्या ये मसले का हल है, या इससे नए मसले की इब्तिदा होगी, नया मसला शुरू हो जाएगा? हमें पता होने उनका इरादा क्या है, अज़ाइम क्या है, क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। क्लियरली उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके जनरल्स टेलीविजन पे कह रहे हैं, उनके एनालिस्ट जो हैं उनके टीवी पे बोल रहे हैं, उनके जो थिंक टैंक्स हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं जो मैंने पढ़े हैं, वो हमें डिस्टेबलाइज नॉन मिलिट्री सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ नॉन मिलिट्री सोल्यूशन किया है, क्योंकि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये उन्होंने रियलाइज कर लिया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब नॉन मिलिट्री सोल्यूशन में वो कहते हैं इनकी इकोनॉमी को स्ट्रैंगुलेट करो, इनकी फौज को वीकन करो और इंटरनेशनली इन्हें आइसोलेट करके इन्हें डिस्टेबलाइज कर दो ना। ये उनका इरादा है, ये उनका प्लान है। अब अगर वो हमें इसमें प्रॉक्सी जो आप कह रहे हैं, जो कुछ भी वो टेररिज्म हमारे अंदर करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं, हमारे टेररिस्ट को बाहर ट्रेन करके अंदर भेजते हैं, ये उनका इरादा तो हमें डिस्टेबलाइज करना है। अगर हम चुप बैठे रहते हैं, या तो यह ना कि हम चुप बैठे रहेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएंगे, वो अब नहीं करेंगे कि जी ये बड़ा सीधे राह लग गए हैं, तो हम, उनका इरादा ही, उनका प्लान ही ये है कि हमें खत्म किया जाए। तो अब जब वो प्लान है तो हम चुप बैठने से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसका सिर्फ वाहिद हल यही है कि उनको ईंट का जवाब पत्थर से दें, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक। अच्छा सर, अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह हैं जनरल जोसेफ, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की भारतीय पॉलिसी की वजह से साउथ एशिया में न्यूक्लियर डिस्प्यूट हो सकता है। जनरल परवेज मुशर्रफ क्या कहते हैं सर, क्या हालात न्यूक्लियर डिस्प्यूट की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल, ये उन्होंने बहुत अच्छा रिमार्क पास किया है कि यहाँ टेंशन अवॉइड करनी चाहिए, और ये जो इंडिया हमें कर रहा है हमारे साथ डिस्टेबलाइज करने के, बिल्कुल इसका सीरियस, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर जो आप ही बात कर रही हैं, प्रॉक्सी वॉर जब शुरू होगी तो वो एस्केलेट हो सकती है। पहले इस दफा एस्केलेशन हुई थी और ये पूरी फौज भारत ने हमारी बॉर्डर पे लाकर खड़ा कर दिए थे, और एयरफोर्स भी ले आए थे, हम भी ले आए थे। ये 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पूरी आर्मी एयरफोर्स आपस में आमने सामने खड़ी हुई थी, रेडी फॉर वॉर। और जब वॉर होती है, अब हम दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, तो कोई पता नहीं, वो एक कहते हैं नीजर्क रिएक्शन, नीजर्क रिएक्शन हो सकता है कि जी न्यूक्लियर की तरफ चले गए, जो कि दोनों के लिए बिल्कुल बर्बादी का रुख है। ये हो ही नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कहा है सेंट्रल कमांडर ने कि ये इसको, इसलिए इसके रूट कॉज की तरफ जाएं, इसको डिफ्यूज करें। ठीक, मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ सर कि अमेरिका ने अब जदीद ड्रोन्स जो हैं वो भी भारत को दिए हैं बॉर्डर्स की निगरानी करने के लिए, और आपके इल्म में है कि भारत भी जो अपनी फौजी स्ट्रेंथ है उसको बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। तो जनरल साहब, ये जो भारत के जारहाना अज़ाइम हैं, इसको हमें कैसे रोकना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या तरीकेकार होना चाहिए हमारा? देखिए, हमारे पास काफी वेपन है, ड्रोन जो अमेरिका ने भारत को दिए हैं। आई वंडर वेदर वो ड्रोन जो हैं उनके साथ वो जो हेल फायर मिसाइल लगे हुए होते हैं ना, ड्रोन तो फोटोग्राफी कर रहा है, नीचे देख लिया उसने टारगेट, अब उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू फायर अ मिसाइल, पिन पॉइंट मारे उसे ना। ये ड्रोन तो हमारे पास भी हैं, हम भी देख सकते हैं, हम भी अपने ड्रोन भेजकर उनकी सारी मूवमेंट, नकलो हरकत देख सकते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। वो मेरे ख्याल में उन्होंने ये पूरी फुल्ली इक्विप्ड ड्रोन नहीं दिए हैं उन्हें, क्योंकि हमें भी वो नहीं दे रहे थे। मैंने कहा था कि हमें ये दें, तो क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकल चीजें, अब उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको दे नहीं सकते, तो हिंदुस्तान को उन्होंने नहीं दिए होंगे। ड्रोन जो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए हैं वो उनके पास होंगे, हमारे पास भी है, और हमारे पास वेपन्स भी हैं जो हम भी अपनी तरफ से, हमारे एयरफोर्स कैपेबल है कि अपनी तरफ से उड़ते हुए अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल या अपने बॉर्डर के अपनी तरफ उड़ते हुए 150 किलोमीटर दूर टारगेट मार देंगे, पिन पॉइंट। तो वी हैव गॉट द वेपन्स। ठीक, हमने भारत की बात की है, अब जरा अफगानिस्तान की भी कर लेते हैं। तमाम बॉर्डर्स बंद, ताल्लुकात खराब, और इस वक्त काबुल में जो हुकूमत है वो भारत की हामी है। तो आप समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है कि आज अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ?
सही बात है, फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है और इंडियन पॉलिसी की आई मस्ट से इन अफगानिस्तान उनकी कामयाबी है कि वो उन्होंने अफगानिस्तान को अपनी तरफ ले लिया। लेकिन इसको देखना ये है कि ये असल में ये 50s और 60s से देखें ये सिलसिला चल रहा है। ये कोल्ड वॉर के पीरियड में इंडिया जो है वो तो सोवियत यूनियन ईस्टर्न कैंप में था, हम वेस्टर्न कैंप में थे। और जब ये ईस्टर्न कैंप में थे तो अफगानिस्तान के भी उनके साथ था। तो इनकी तीनों एजेंसीज, ये KGB ऑफ सोवियत यूनियन, रॉ इनका इंडिया का और खड जो है अफगानिस्तान का, ये 50s 60s से ये हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इनका प्लान था पख्तूनिस्तान स्टंट इन्होंने ही शुरू किया, ग्रेटर बलूचिस्तान इन्होंने ही शुरू किया। आइडिया ये था कि रशिया जो है, सोवियत यूनियन जो है, ये हिस्टोरिकली ग्रेजुअली एक्सपैंड करता रहा है। ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितने भी काजाख्स्तान, ताजिकिस्तान वगैरह हैं, ये इन्होंने 1860s 70s में एनेक्स किया। उसके बाद ये अफगानिस्तान, ब्रिटिश हमारी तरफ यहाँ थे हिंदुस्तान में, इन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर बाद में ये अफगानिस्तान में भी घुस के आ गए सोवियत यूनियन। तो ये सारी चीजें इनके साथ मिलाप पहले ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का थ्रू आउट रहा है, थ्रू आउट। अब ये है कि अब जो वहाँ हुकूमत है अनफॉर्चुनेटली वो डोमिनेटेड है बाय पंशीरीज, पंशीरी डोमिनेटेड हुकूमत है। और अनफॉर्चुनेटली जो पख्तून 50% मेजॉरिटी जो है वो एलियनेट हुए हैं, वो ज्यादा तालिबान की तरफ चल पड़ते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है। और बॉर्डर पे हमारे साथ वो पख्तून है और वो जो नॉर्दर्न अलायंस पहले थे जिनको हम सपोर्ट करते रहे 90s में, जिनको उनके अगेंस्ट जो तालिबान थे उनको हम उनके फेवर में थे। नॉर्दर्न अलायंस को तो इंडिया सपोर्ट कर रहा था, रशिया सपोर्ट कर रहा था। तो ये सारा ये जो हिस्टोरिकली ये बातें हैं, अब वही है, अब वही लोग इंडिया के तरफ जरा ज्यादा इंक्लाइन रहते हैं। ठीक, अच्छा सर, थोड़ा सा जरा अगर आगे चलें, मैं बात अब करना चाह रही हूँ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो कि जोरों शोर से जारी है। जनरल साहब, आपके ख्याल में क्या ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब ने अपने तमाम टारगेट जो हैं वो अचीव कर लिए थे? और कर लिए थे तो क्या हमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद की जरूरत पड़नी चाहिए थी? ये सारा काम बस ये वही सब कुछ चल रहा है, सिर्फ नाम तब्दील हुआ है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज खुद भी हूँ। ज़र्ब अज़ब जो है वो तो नॉर्थ वजीरिस्तान में लॉन्च हुआ था, जहाँ इनका गढ़ था सारा, जहाँ ये नर्व सेंटर था ये तालिबान का और अलकायदा का, जहाँ वो इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर, दुनिया से तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से कम्युनिकेशन में थे। और फिर ये IEDs और सुइसाइड जैकेट्स बनाने की तरबियत दी जाती थी वहाँ, ये उसको उड़ा दिया। तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये, उनकी जो नर्व सेंटर को उड़ा दिया। अब वो उनकी लिंकेजेस खत्म की उन्होंने। तो ये नॉर्थ वजीरिस्तान के हद तक तो बहुत कामयाब था। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं अब बस खत्म करके घर चले जाते आर्मी और बस छोड़ जाते, नहीं, ये ऐसी चीज हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान में तो डिस्टेब वहां तो चल रहा है, तालिबान वर्सेस सारा चल रहा है वहां जो कुछ भी हो रहा है। तो हमें अपने बॉर्डर के अंदर करने के बाद उसको सिक्योर रखना है हमने। तो आर्मी की तो हमेशा जरूरत रहेगी। अब सवाल आता है, आप जो कह रहे हैं अब आगे ये जो अब जो रद्दुल फसाद ये जो शुरू किया है ये पंजाब में है ना। हमने, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं, कराची में भी लॉन्च किया। अब ये पता नहीं कि वो ज़र्ब अज़ब का भी वही भी उसी का हिस्सा था या कोई नया ऑपरेशन, चलो जी वो भी था। अब ये जो पंजाब में तो लॉन्च ही नहीं किया था क्योंकि पंजाब कहते था कि यहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो अब जो पंजाब में लॉन्च अब हुआ है वो नया ऑपरेशन शुरू हो गया। अब ये कल जामे नईमिया में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उलमा से दरखास्त की है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ काउंटर नैरेटिव दें। जनरल साहब, ये काउंटर नैरेटिव इस जंग में कितना अहम है और अब तक ये क्यों नहीं बन सका? और क्या आपके ख्याल में इस पर इत्तेफाक हो सकता है, एक इत्तेफाकिया काउंटर नैरेटिव हमें मिल सकता है? देखिए, उलमा से काउंटर नैरेटिव ले, ओके चले वो, लेकिन ये जो देते हैं ना, ये उलमा से बात जो करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे मुकद्दस मकाम जो हैं दो, यानी मसाजिद और मदरसे, इनको कुछ अनासिर मिसयूज कर रहे हैं। उसकी बात कोई नहीं करता। खुल के बात करें, कोई लॉ ऐसा लाएं जिनमें ये रिफॉर्मेशन हो जाए। लाइक मदरसे हैं,
कराची में मदरसे हैं, वहां फ्रंटियर के बच्चे बैठे हुए हैं। क्यों उधर क्या चक्कर क्या है? वाई शुड दे बी देयर? फ्रंटियर के बच्चे फ्रंटियर में मदरसे में हो, कराची के बच्चे कराची के मदरसे में हो, पंजाब के बच्चे पंजाब के, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट, मैं तो कहूंगा डिस्ट्रिक्ट में जो मदरसा है उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होने चाहिए वहां। अगर इतना कर देना कोई लॉ लाकर, तो आई टेल यू ये आधा मजा कम होगा। तो ये कुछ हमें मदरसों को, और ये जो मिसयूज हो रहे हैं, अब मदरसों में हम इंट्रूड भी नहीं करते हैं, ये हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जाती भी नहीं है क्योंकि मुकद्दस मकाम है, मस्जिद में नहीं जाएंगे। मस्जिदों ही को तो वो मिसयूज कर जाते हैं, और मस्जिदों ही के मौलवी जो है बैठकर बाज इतने ऑफेंसिव मिलिटेंट इतनी खुतबे देते हैं, उसको भी कोई रोकने वाला नहीं। भाई बंद करो, ये बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए ऐसे खुतबे जो लोगों को मिलिटेंसी की तरफ उकसा रहे हो। ठीक, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करते हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जनरल साहब, इसी सिलसिले से जुड़ा एक और मसला है मिलिट्री कोर्ट्स। सर आपके ख्याल में मिलिट्री कोर्ट्स क्या दहशतगर्दी के खिलाफ मामूद और मददगार साबित हो सकी हैं? और अगर इन अदालतों ने कोई काम किया है तो फिर इनकी एक्सटेंशन में ये इख्तिलाफात और ये रिजर्वेशंस क्यों हैं? क्या ये भी सियासत, मफादात की सियासत हो रही है, या एक्सटेंशन से कोई खौफ है इनको? नहीं, मफादात की सियासत बिल्कुल। मिलिट्री कोर्ट्स जो है, देखें प्रॉब्लम क्या है, मिलिट्री कोर्ट्स क्यों चाहिए? ये हमारी सिविल कोर्ट्स में जो ट्रायल होती है, एक तो ये जितने भी दहशतगर्द हैं, बड़े दहशतगर्द, उनके खिलाफ विटनेस आने से डरते हैं। दूसरा, वो जो जज बैठा हुआ है, वो जज वर्डिक्ट पास करने से डरता है, उसको थ्रेटन किया जाता है, उसकी फैमिली को थ्रेटन किया जाता है। तो ये इशू है। ऊपर से वो टाइम भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, खामखां खींचते हैं डर की वजह से या जो कुछ भी है। अब इसका हल सिर्फ ये है, ये पहले हमने ये नवाज शरीफ साहब के जमाने में, जब मैं आर्मी चीफ था, हमने मिलिट्री कोर्ट्स इन्होंने ही लगवाए थे मेरे से, मैंने लगवाए थे। बाद में वो भी स्ट्राइक डाउन करके वो बंद करवा दिए गए थे। लेकिन उसका फायदा पे हमने ये किया था कि विटनेसेस को हम छुपाते थे, उनको बिल्कुल उनको सेफ कस्टडी में रखते थे ताकि उनको कोई थ्रेटन ना करे। हम मलिर कैंटोनमेंट में, मुझे याद है, वहां हमने कोर्ट बना दिए, वहां कोई आ नहीं सकता था, बिल्कुल जज का पता नहीं है। तो ये बड़ा फर्स्ट क्लास फिर चलते हो, वो तेजी से केसेस डिसाइड हो जाते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये चीजें बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट का बहुत फायदा है, और आजकल के माहौल में बिल्कुल ये होने चाहिए। ठीक सर, आप कह रहे हैं मफादात हैं इसमें, तो ये कैसे लीडर्स हैं जो कौमी इश्यूज के ऊपर ये मफादात को देख रहे हैं अपने? ये इनको सियासत अजीज है या पाकिस्तान अजीज है? नहीं, ये सियासत अजीज है बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के, जैसे मैंने पहले कहा था, इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं जो सब जानते हैं, सब उनके नाम लेते हैं। मैं तो बाहर बैठा हूँ, मुझे कम पता है, लेकिन जो पाकिस्तान से आते हैं वो सब इनके नाम बताते हैं। अब वो उनके साथ उनकी गठजोड़ है, पॉलिटिकल गठजोड़ है। तो ये मिलिट्री कोर्ट से डरते ही हैं कहीं ये ना हो कि उनको पकड़ के उनको ट्राई करके सजा में दे दे, वो उनको बचाते फिर रहे। एक और बात भी है, तो अजीब व गरीब, वो मतलब कोई इनको, भाई पहले अपना नियतें ठीक करो, नियत ठीक करो। और बिल्कुल ये आप अपने पाकिस्तान का पहले सोचें, सबसे पहले पाकिस्तान, और ये बंद होने चाहिए। बिल्कुल सही है। आपने कहा गठजोड़ है, तो क्या दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ है? बिल्कुल गठजोड़ है, सब कहते हैं। जो बिल्कुल इनके जो ये साउथ पंजाब में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, सेक्टेरियन दहशतगर्दी, जो ये फिरका वाराना दहशतगर्दी जो करते हैं, इन लोगों का बिल्कुल पॉलिटिकल अनासर से गठजोड़ होता है इनका। ठीक। अच्छा सर, एक बात जो सियासतदान कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि फौजी अदालतें बनाने का मतलब ये है कि हम निजाम की तबाही तस्लीम कर लें। जन साहब, अगर इनको निजाम की तबाही का इतना ही दर्द है तो ये अब तक सिस्टम को बना क्यों नहीं सके? सर, जो अभी आप भी सिस्टम की बात कर रहे थे, क्यों इसको ये नहीं बना सके? ये फौजी अदालतों की बेसाखियों पे क्यों चल रहे हैं, और ये कब तक चलते रहेंगे? देखिए, ये फौजी भी अपने ही निजाम है, फौजी भी पाकिस्तानी की फौज के है ना, हिंदुस्तान की फौज तो नहीं है।
जी। तो हमने तो एक प्रॉब्लम है जो कौम फेस कर रही है, मुल्क फेस कर रहा है, उसका हल देखना है और उसकी तरफ चलना है, चाहे वो पुलिस कर सके या फौज कर सके या हल तो सिविल जजेस कर सके, कुछ तो हल देंगे। जन साहब, फौज अमन ओमान को देखे, जो दिफा के मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी है, फौज उस पर गाइड करे, फौज इमरजेंसी की सूरत हाल में आ गया है सर, अदालतों के हवाले से फौज पर इन्हिसार। मुझे ये बताइए कि ये जो सियासतदान है, ये है किस मर्ज की दवा? सिर्फ खाने कमाने के लिए है ये? ये अब आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, बिल्कुल ये चीजें हैं, और फौज को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कम से कम करनी चाहिए। और मेरी नजर में ये जो रेंजर्स और फ्रंटियर कोर है, इनकी ताकत बहुत बढ़ानी चाहिए। ये बैकअप और पुलिस को, ये सेकंड लाइन फोर्स ये है, इनकी ताकत बहुत बढ़नी चाहिए। फ्रंटियर कोर में तो गन्स और टैंक्स देने चाहिए इन्हें बहुत ज्यादा, और ताकि ये खुद कर सके और फौज की जरूरत ना पड़े। क्या ख्याल है पनामा केस जो है, इससे आपकी क्या तवक्कात हैं? जो फैसला महफूज है जन साहब, क्या ख्याल है वो क्या हो सकता है? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मुश्किल दिनों का आगाज हो सकता है? देखें, एक माहौल इतने अरसे से जो ये पनामा लीक्स चल रही है, उसमें एक अवाम की अदालत बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया पे खास तौर पे और टेलीविजन पे आप लोग जो कर रहे हैं वो जो बड़ा अच्छा करते हैं, डिबेट करवाते हैं खोल के। इस अवाम की अदालत में तो ये बिल्कुल कल्प्रिट है और ये एक्यूज है और गिल्टी है, तो लिहाजा इसका एक अपना प्रेशर डेवलप हो गया है। अब 3 ही कोर्सेज हैं कि अदालत जो है, एक तो बिल्कुल ही ने बरी कर दी, कुछ नहीं जी, वो कहें नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं किया, वो ठीक ठाक है, उनकी बेटी को कोई सजा वजा सुना दें। दूसरा ये है कि नहीं, सख्त एक्शन लें, बड़ा सख्त, और इनको डिस्क्वालीफाई वगैरह जो कुछ भी करना है करें। तीसरा ये है कि मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स, तो ये 3 की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पहला ऑप्शन है वो तो मेरे ख्याल में जो पहला है कि बिल्कुल बरी हो जाएंगे, ये तो नहीं हो नहीं सकेगा मेरे ख्याल में। टू मच प्रेशर, जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर है, अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है और हकायक का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल बरी तो बिल्कुल नहीं हो सकेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, लेकिन क्या होगा मैं अब उस पे आई थिंक सब जुडिस है, वो जजमेंट का वेट कर लेते हैं। योर गेस इज एज गुड एज माइन। अच्छा सर, आपने ये कहा कि इसहाक डार का जो बयान है उसमें मनी ट्रेल है। मैं इस बात में बिल्कुल नहीं जानना चाह रही कि वो दबाव में लिया गया था या नहीं लिया गया था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूं कि अगर मनी ट्रेल है तो शरीफ बिरादरान को जनरल मुशर्रफ जो हैं वो कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि सर अब ये लोग बड़े फख्र से ये बात करते हैं कि एक डिक्टेटर जब हमारे अकाउंट्स को गलत साबित नहीं कर सका तो और कौन क्या कर सकता है। वो कहते हैं अगर करप्शन होती तो क्या जनरल मुशर्रफ छोड़ देते आसानी से? क्या जनरल मुशर्रफ आसानी से जाने देते? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल जनरल मुशर्रफ ने आसानी से जाने दिया था, क्योंकि किंग अब्दुल्ला ने इनके ही कहने पे रिक्वेस्ट किया कि इसको जाने दें आप, ये आप ट्रायल वगैरह। इनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, अगर आपको याद हो, एक कोर्ट ने हाईजैकिंग के ऊपर डेथ सेंटेंस पास कर दी थी इनके ऊपर। उस पे उन्होंने कहा था कि ये ब्लड वंस स्पिल्ड नेवर गेट्स वॉश्ड, ये एक उनके अल्फाज में दोहरा रहा हूं। तो मैंने भी कहा था कि मैं कोई इतना विंडिक्टिव आदमी नहीं हूं, बिल्कुल मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये अल्टीमेट स्टेप हो, बिल्कुल नहीं, हरगिज। तो फिर उन्होंने कहा इनको आप आने दें, ये आफ्टर ऑल जब ये हुकूमत में रहे उनके साथ मुलाकात थी, सऊदी अरेबिया तो हमारे से बहुत ज्यादा दोस्ताना उनके साथ था, तो ये नवाज शरीफ के साथ उनके कांटेक्ट तो थे, तो उन्होंने ये मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इनको जाने दें। जनरल साहब देखिए, एक सवाल है सर कि आपने कहा उन्होंने आपसे, सऊदी अरब ने आपसे रिक्वेस्ट की, सर रिक्वेस्ट की, कोई सिफारिश हुई या कोई डील हुई, लेकिन सर कौम की दौलत लूटने वाले या कौमी मुजरिम, आपके ख्याल में क्या उनको छोड़ देना चाहिए किसी भी सिफारिश पर या किसी भी डील के नतीजे में? यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल में रखा लेकिन कुछ साबित ही नहीं हो सका। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। देखें, जहां तक इनका ताल्लुक है, ये 7-8 साल जो रहे हैं वहां, इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस खत्म हो गए। केसेस शुरू करें, दोबारा शुरू करें। सर हमारे यहाँ जो कुछ ना साबित होने की या करने की जो ये रिवायत कायम कर दी गई है, क्या आपके ख्याल में इस तरह हमने कुछ लोगों को खुद ही हीरो बनने का मौका नहीं दे दिया है? वेल नहीं, हीरो बनने का क्या मौका दिया पता नहीं, ये क्या मतलब है आपका?
इन्हीं लोगों का, अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देती है तो वो हीरो बन जाते हैं, वो लेकिन मेरे ख्याल में कोई हीरो नहीं बनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चाहे इनके हक में भी आ जाए तो ये बहुत सीरियस मामला होगा। वो पाक साफ साबित हो जाते हैं, वो अपने आप को पाक साफ साबित कर देते हैं ना कि हम पे कुछ था ही नहीं, अगर कुछ हमने किया होता तो फिर साबित होता। साबित अगर नहीं भी होता ना, लंदन में इनके फ्लैट, कोई आप पाकिस्तानी टैक्सी वाले को पूछ लें वो आपके फ्लैट दिखा देगा। यहाँ दुबई में किसी टैक्सी वाले, यहाँ पाकिस्तानी तो बहुत है, वो आपको इनके सारी बिल्डिंगें दिखा देंगे ले जाकर। सब जान, एवरीवन नोज यहाँ कहाँ है इनके घर। मुझे मालूम है कौन से घर में ये रह रहे, कौन से घर इनके हैं। तो ये इसाक डार के बिल्डिंग कौन सी है, पूरी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कोई एक नहीं, बहुत बड़े मल्टी स्टोरीड, 40 स्टोरीड 40 स्टोरीड बिल्डिंग इनकी खड़ी हुई है। ये कहां से ये कहां से पैसा आया? मतलब देखें, एक अजीब बात ये है कि अगर इनके पास ऐसी ये इमारतें खड़ी की हुई हैं लंदन में, मल्टी बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाउंड्स की चीजें इनके, मेफेयर आपको पता ही हो। देखें मेफेयर में मैं रहता हूँ हाइट पार्क क्रेसेंट में, वो एक थोड़ी सी लोअर जगह है भाई। मेफेयर और पार्क लेन में जिसके पास घर है ना, वो उसकी कीमतें पूछे जरा क्या है वो। तो यहाँ ये कैसे ये लिए हुए हैं घर सब ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी, तो इनके लोगों ने भी, मतलब ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो तो इनको होना चाहिए कि आप बताएं, साबित करें कि आपके पास कहां से आया। ठीक और साबित हमने करना है। यदि लोगों से पूछे कि ये सब के इन्होंने फ्रॉड किया है, हम क्यों फ्रॉड? हम तो कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग इनकी है, ये इमारतें इनकी हैं, इनसे पूछे ये कहां से पैसा आया है, उनको वो सबूत दें, हम क्यों सबूत दें? ठीक है। अच्छा सर, आखिर में जरा ये बता दें कि आपका अपने बारे में क्या प्लान है? वो जो मुनासिब वक्त है, जो आप कहते हैं कि मुनासिब वक्त पे पाकिस्तान आऊंगा, तो वो मुनासिब वक्त कौन सा है जब आप पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे? मुनासिब वक्त से ज्यादा इफेक्ट रिलेटेड है। ये इफेक्ट मैं, जाहिर है देखें, मैं कोई सूटकेस पकड़ के तो आने से रहा, मुझे एक माहौल चाहिए, मुझे एक सपोर्ट चाहिए, और मुझे एक ये लीगल, जहाँ तक जुडिशरी की माहौल चाहिए। जो 5-6 केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ चाहिए, वो अगर हो जाता है मैं कल आने को तैयार हूँ। तो उसको मैं सारा कुछ देख रहा हूँ। माहौल की बात की, और इसमें बीच में एक मेरा हेल्थ इशू भी है, वो उसके भी है। ठीक, हाँ, मुनासिब माहौल, साजगार माहौल, इसकी डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? देखें, मुनासिब माहौल मतलब मेरा ऑब्वियसली ये नहीं है कि बिल्कुल सारे केसेस खत्म हो जाए, वो तो खत्म नहीं होंगे। मुझे मालूम है ये केसेस जो है ये मुझे आकर फेस करना है, और मैं कोर्ट में जाने को तैयार हूँ। मैं पहले 15 दफा गया हूँ कोर्ट में। मुझे कोई, मेरा ऐसा ईगो नहीं है कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं हर कोर्ट में गया हूँ, हर पाकिस्तान के हर कोर्ट में मैं गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हर कोर्ट में मैं गया हूँ। तो ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो कोर्ट में चला जाऊंगा। लेकिन जरा कोर्ट से मुझे यकीन हो जाए कि ये पॉलिटिकल लोग जो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कोर्ट से करवा रहे हैं, वो जरा ठीक हो कि पॉलिटिकल मैनेजिंग, पीछे से मैनेजमेंट उसकी नहीं हो रही है, तो वो फिर आदमी सोचता है कि आने के बारे में। अब 2018 भी करीब है, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन भी इसी साल होने वाले हैं, तो क्या आपकी आमद का कोई ताल्लुक इलेक्शन से है? हाँ, वो है, बिल्कुल है, उससे है ताल्लुक। उससे ताल्लुक यही है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसका जाहिर है पाकिस्तान को मैं देखते हुए कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तब्दीली लानी है, पाकिस्तान में एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स क्रिएट करना चाहिए, वरना यही पीपल्स पार्टी और यही PMLN यही रहेंगे 2018 में। मैं तो रोना आता है मुझे अगर यही रहेंगे, और इसी तरीके से 5 साल और गुजरेंगे, और बल्कि 10-15 साल गुजरेंगे, तो अल्लाह हाफिज है इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज है। तो इसको तब्दील कैसे करें? अब ये इमरान खान के भी अकल में कुछ आए कि ये सोलो फ्लाइट पे तो कुछ, अब वो तो कह रहे हैं, कौन कह, बिल्कुल यही आएंगे। बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने तब्दीली, देखे एक बहाव है, बहाव में चल रहे हैं, असली लीडरशिप वो है जो इस बहाव को तब्दील करे, चेंज करे, उसे मोड़े, वो लीडरशिप है। यहां अगर हम उसी बहाव में पड़ गए, जो सब पड़े हुए हैं, तो वो बहाव तो चल रहा है, और उस बहाव में मुझे पूरा यकीन है PMLN जीतेगी सेंटर में और पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में जीतेगी, 100% मुझे यकीन है।
आप ये अर्ली इलेक्शंस करा लें, ये जीतेंगे, यही होगा। तो इसमें तब्दीली अगर करनी है तो सिर्फ दुआ नहीं, अल्लाह ताला ने हमारी झोली में तब्दीली नहीं डालनी है, तब्दीली हमने खुद ने जद्दोजहद करके उस तब्दीली का माहौल बनाना है और अल्लाह ताला ने फिर हमें हमारी मदद करनी है, ये होगा। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। बोलना या बोलकर तोलना हमारे सियासी रहनुमाओं का पसंदीदा काम कौन सा है, जरा इस पर सोचिएगा। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।